Hello everyone, welcome to NEET Biology Zone. So today we'll be studying various questions related to ecology which have been asked in previous years. So let's start with question number 1. Question number 1 is, niche is the range of temperature that the organism needs to live, the physical space where an organism lives, all the biological factors in the organism's environment, the functional role played by an organism where it lives. So the correct answer is the functional role played by an organism where it lives. ठीक है, niche क्या होता है? Function से related होता है, ठीक है? Now coming to the next question, question number 2. Question number 2 is an association of individuals of different species living in the same habitat and having functional interactions is. तो क्या बोलते हैं? Ecological niche, biotic community, ecosystem या population. So it is biotic community. Biotic community क्या होता है? एक association होता है individuals का जो कि सेम हैबिटेट्स में रहते हैं और उनके फंक्शनल इंटरेक्शंस होते हैं आपस में, और इसको क्या बोलते हैं? बायोसिनोसिस भी बोलते हैं। और इस ये होते हैं एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर्स दोनों हो सकते हैं इसमें, ठीक है? तो बायोटिक कम्युनिटी क्या होता है? कि इंडिविजुअल्स का एसोसिएशन होता है डिफरेंट स्पीशीज का जो कि सेम हैबिटेट में रहते हैं एंड उनका फंक्शनल इंटरेक्शन होता है आपस में। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। Now coming to the next one, third number. Which one of the following pairs is mismatched? So savanna acacia trees, prairie epiphytes, tundra permafrost, coniferous forest में evergreen trees. So इसका correct answer है ऑप्शन नंबर बी। प्रेरी जो है एपिफाइट से रिलेटेड नहीं है। प्रेरी क्या होते हैं? ये टॉल ग्रासेस एंड श्रब्स विद मॉडिफाइड मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेन एंड फ्यू ट्रीज। प्रेरी में क्या होता है? टॉल ग्रासेस एंड श्रब्स होते हैं विद मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेन, और फ्यू ट्रीज होते हैं। और एपिफाइट्स आपको पता होगा, प्लांट दैट ग्रोज ऑन अदर प्लांट, ठीक है? जो प्लांट दूसरे प्लांट पे ग्रो होते हैं उनको एपिफाइट्स होते हैं। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, बाकी सारे आपस में रिलेटेड, ठीक है? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Now coming to the next question, what is true for individuals of same species? What is true for same species? कि वो interbreed करें हमेशा, live in same niche, live in same habitat, live in different habitats. सबसे important है interbreeding करेंगे same species के लोग, तभी तो offsprings बनेंगे। तो interbreeding is the important characteristic, ठीक है, same species के लिए। Next, which part of the world has high density of organisms? Which part of the world has high density of organisms? The answer is tropical rainforest. ठीक है, ट्रॉपिकल rainforest से क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो किस एरिया में होता है। तो इक्वेटर के पास होते हैं ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट। इसकी जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होती है वो 12,000 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के लिए, ठीक है? दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. कीस्टोन स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम आर दोज व्हिच। कीस्टोन स्पीशीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फीचर्स क्या हैं, देखते हैं ऑप्शंस क्या है। आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर, आर मोस्ट फ्रीक्वेंट, अटेन इन अ लार्ज बायोमास, कंट्रीब्यूट टू इकोसिस्टम प्रॉपर्टीज। तो इसका करेक्ट आंसर है कीस्टोन स्पीशीज का क्या मेन वो होता है, फीचर क्या होता है कि वो इकोसिस्टम प्रॉपर्टीज में कंट्रीब्यूट करें। और इसके और भी फीचर्स मैंने पॉइंट्स दिए। मेंटेन हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग डेंसिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स। अपनी इनका मेन रोल क्या होता है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी को बढ़ाना, स्पीशीज रिचनेस में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो भी स्पीशीज जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, उनको रिड्यूस करते हैं, उनका ये काम होता है, ठीक है? तो कीस्टोन स्पीशीज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी में, इसके फीचर्स पता होना जरूरी है। नेक्स्ट इज niche of a species in an ecosystem refers to its function at its place of its occurrence, competitive ability, center of origin। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फंक्शन ऑफ इट्स प्लेस ऑफ अकरेंस, क्योंकि फंक्शन से रिलेटेड ही है नीच, हमेशा याद रखिए जहां भी नीच है तो फंक्शन वर्ड या फंक्शनल एस्पेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का रेन, फिर से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, तो इसका आपको एरिया भी पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर है केरला एंड असम। केरला एंड असम, और ये वेस्टर्न घाट्स में भी प्रेजेंट है, वेस्टर्न हिमालयाज में भी प्रेजेंट है। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे नो ड्राई सीजन, ठीक है? तो ये वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न हिमालयाज में नो ड्राई सीजन, उसकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, सबसे ज्यादा इक्वेटर में प्रेजेंट होते हैं।
जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी लिखा था कि ये इक्वेटर के एरिया में प्रेजेंट होते हैं, और केरला एंड असम, इसमें ऑप्शंस में केरला एंड असम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जेरिक एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इसके जो करेक्ट आंसर है, पहले ऑप्शन देखते हैं। प्रेसिपिटेशन, लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई रेट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जहाँ पे होगी वहाँ पे जेरिक एनवायरनमेंट होगा। जेरिक एनवायरनमेंट कहाँ कहाँ पे और प्रेजेंट होता है? जहाँ पे सॉल्ट मार्शल्स हो, कोल्ड एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे सब जगह जेरिक एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी ऑफ interrelationships between living organisms and their environment is called as ecology। ठीक है, तो इकोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये आपको पता ही नहीं चाहिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनका एनवायरनमेंट का जो भी इंटर रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी को इकोलॉजी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इजी, ये सब तो आपने क्लास 12th में भी पढ़ा ही होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंस्टिट्यूट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पीशीज। स्पीशीज क्या होते हैं? जो भी सम टोटल होता है पॉपुलेशन का, तो सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्पीशीज में। तो इनका क्या होता है? स्ट्रक्चर भी सेम होता है, इनका फंक्शन भी सेम होता है, बिहेवियर भी सेम होता है, सब कुछ सेम सेम होता है स्पीशीज का। एस एस सेम सेम स्पीशीज, ठीक है। तो ये तभी इंटरब्रीड करेंगे, फिर उसके बाद ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स देंगे, तो इसको स्पीशीज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपटीशन फॉर लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस। कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे लाइट का, न्यूट्रिएंट्स का और स्पेस का। इज मोस्ट सीवियर बिटवीन closely related organisms growing in different niche, closely related organisms growing in the same niche, distantly related organisms growing in the same habitat, या distantly related organisms growing in the different niche। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली आप टैकल कर सकते हैं। पहली बात तो कंपटीशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली वजह सब साथ में रह रहे हो ना, तो डिस्टेंटली डिस्टेंटली वाले तो ऑप्शंस होंगे, दूर रहेंगे तो कंपटीशन ही नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग इन डिफरेंट नीचे में रहेंगे तो कंपटीशन तो हो ही नहीं सकता। तो बचा ये वाला ऑप्शन, क्लोजली रिलेटेड भी रहे और सेम एरिया या नीच में भी रहे, तभी वो कंपटीशन हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो सेम नीच में रहेंगे और पास में रहेंगे उनके बीच में ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन भी ये बहुत ही स्मार्टली टैकल करे जा सकते हैं, काफी बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चंस देख के, तो घबराना नहीं है, बस लॉजिक के साथ सॉल्व करना है चीजों को। तो नेक्स्ट इज, इसको देखते हैं। असर्शन क्या है? अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट palpitations। ठीक है, कोई भी पर्सन हाई एल्टीट्यूड में जाएगा तो उसको एल्टीट्यूड सिकनेस होते हैं ना। हम लोग भी जैसे हिल्स में जाते हैं तो किसी को वॉमिटिंग होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, या हार्ट में कोई इश्यूज आने लगते हैं, तो ये एक असर्शन, एक स्टेटमेंट, ये करेक्ट है, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं। Now, reason क्या है? Due to low atmospheric pressure at high altitude, the body does not get sufficient oxygen. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options below। तो एक ये भी एक तरह से स्टेटमेंट सही है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता। जब आप हिल्स में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हिल्स में जाएंगे आपको ऑक्सीजन में क्यों प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, क्योंकि वहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो बोथ ए एंड ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दोनों ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है, एंड आर जो रीजन है इसका करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि एक पर्सन कोई हाई एल्टीट्यूड में जा रहा है तो उसको हाई सिकनेस हो रही है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, हार्ट पैल्पिटेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता है इसलिए ये सारी चीजें हो रही है। सो आर इज द करेक्ट रीजन फॉर असर्शन। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। Next is presence of plants arranged into well-defined vertical layers depending on their height can be seen best in। So इसका करेक्ट आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, जो वर्टिकल लेयरिंग होती है किसी भी प्लांट्स की, जो भी बात हो रही है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन में क्या? लेयरिंग अकॉर्डिंग टू हाइट। जैसे आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाएंगे तो सबसे पहले ट्रीज होंगे, फिर श्रब्स होंगे, फिर हर्ब्स होंगे, फिर ग्रासेस होंगे ना, सबसे छोटे बड़े से छोटे तक लाइन से लगा दिए, तो उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है ये। और ये स्ट्रैटिफिकेशन होता है, ठीक है, इसको स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं, जो वर्टिकल लेयरिंग होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेंथिक ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड द मोस्ट बाय। तो बेंथिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, किसी भी पॉन्ड या पॉन्ड में जो लो लेवल पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोलते हैं बेंथिक, जो उनके जमीन पे होते हैं सबसे ले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस टाइप की बेंथिक ऑर्गेनिजम्स किसी भी पॉन्ड में प्रेजेंट होंगे। और ऑप्शंस क्या है, लाइट रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर, सरफेस टर्बुलेंस ऑफ वाटर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इन सब चीज़ों से ऑर्गेनिजम्स का कोई लेना देना नहीं है। सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी प्रेजेंट होती हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, उससे रिलेशन होता है बेंथिक ऑर्गेनिजम्स का, जो भी जमीन के लोअर लेवल पे प्रेजेंट होते हैं किसी भी पॉन्ड या सी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पीपल हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द प्लेन्स टू एन एरिया एडजॉइनिंग रोहतांग पास अबाउट 6 months बैक have more RBCs and their hemoglobin has a lower binding affinity to oxygen, are not physically fit to play for games like football। तो ये तो गलती है आंसर। जो भी हिल्स में अगर प्लेन से माइग्रेट हुआ है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ही इज नॉट फिजिकली फिट टू प्ले गेम्स लाइक फुटबॉल। ठीक है, suffer from altitude sickness with symptoms like nausea, fatigue, etc. Have the usual RBC count, but their hemoglobin has very high binding। तो ये भी गलत है। पूरे टाइम एल्टीट्यूड सिकनेस तो नहीं रहेगा किसी को भी, थोड़ी दिन हो सकता है। ठीक है, तो जो अगर रहने लग गए हैं लोग, अगर प्रॉपरली रहने लग गए हैं, कोई प्लेन से अगर ट्रांसफर हुआ है किसी का रोहतांग पास में, तो उसका ये आंसर करेक्ट होगा। उनके आरबीसी ज्यादा हो जाते हैं बॉडी में एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज अ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू ऑक्सीजन। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन में जब हिल्स में जाते हैं तो क्या होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ठीक है, बॉडी गेट्स नो ऑक्सीजन। तो इसकी वजह से क्या करता है, इसी को बैलेंस करने के लिए आरबीसी बॉडी क्या करती है, आरबीसी को बढ़ा देती है अपनी बॉडी में, आपकी बॉडी में। ठीक है, तो आरबीसी क्या होता है, आर फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी वजह से जब इंक्रीज आरबीसी हो जाएगा तो बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। ठीक है, जब बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाएगी तो उसके बाद जो ब्रीथिंग रेट बढ़ने लगता है। तो आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट है याद रखनी, जब आप हिली एरिया में जा रहे हैं आपको ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा, बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉडी गेट्स नो ऑक्सीजन। उसकी वजह से आरबीसी की अमाउंट बढ़ जाती है बॉडी में, और उसकी वजह से डिक्रीज हो जाती है बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो उससे ब्रीथिंग रेट हाई हो जाता है। So this is the correct answer. Have more RBCs and their hemoglobin has a lower binding affinity to oxygen। ठीक है, बाकी सारे statements they are not correct। Hope you guys are understanding। Please like कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो। Next is 17, large woody vines are more commonly found in। So this is the correct answer। इसका क्या है, जो large woody vines होते हैं दे आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनको क्या बोलते हैं, लाइनास, ये भी पता होना चाहिए। जो लार्ज वुडी वाइन्स होते हैं इनके जो रूट्स होते हैं ना ग्राउंड में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्लाइंब हाई करते हैं ऑन टू द ट्री कैनोपी सो दैट इनको थोड़ी सनलाइट मिल जाए, सनलाइट मिल जाए, इसलिए ये लोग थोड़ा क्लाइंब कर देते हैं। इनके रूट्स तो ग्राउंड में प्रेजेंट होते हैं लेकिन क्लाइंब हाई ऑन टू द ट्री कैनोपी सो दैट दे कैन गेट सनलाइट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली कुछ बच्चों को नहीं पता होगा आई थिंक। तो लाइनास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से इनको बोलते हैं लार्ज वुडी प्लांट्स। ठीक है, का रूट्स ग्राउंड में रहता है। Now coming to the next, consider the following four conditions and select the correct pair of them as adaptations to environment and desert lizards। desert lizards के बारे में चार स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा सही है देखते हैं। burrowing in soil to escape high temperature, losing heat rapidly from the body during high temperature, bask in sun when temperature is low, and insulating body due to thick fatty dermis। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है 18 का करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, दिस इज बी। ठीक है, बी 1 एंड 3 में क्या है, 1 एंड 3। क्योंकि पहली बात तो आपको पता होना चाहिए डेजर्ट लेजर्ट्स जितना हम लोग के मैमल के जैसा इन लोगों का फिजियोलॉजिकल बॉडी नहीं होते, कंडीशन इनकी वैसी नहीं होती जैसे हम लोग हीट के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं ना, वैसा इनका नहीं है। तो ये क्या करते हैं, हम लोग को बचा लेते हैं बस हाई टेम्परेचर से, सॉइल में छुप जाएंगे कि हाई टेम्परेचर से बच जाए, और सनलाइट तब ले लेंगे जब टेम्परेचर लो है। बहुत ही सिंपल टाइप के हैं, हम लोग की तरह नहीं है, मैमल्स की तरह इनका फ्यूचर नहीं होता है कि हाई टेम्परेचर भी सह ले और लो टेम्परेचर भी सह ले। ठीक है, अपने आप को ये लोग हाइड कर लेते हैं बस। बरोइंग इन द सॉइल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। बास्क इन द सन, बास्क मीन्स सनलाइट ले लेते हैं जब ज्यादा धूप नहीं होती, ठीक है, टेम्परेचर कम होता है तब सनलाइट ले लेते हैं।
डेजर्ट लेजर्ड्स के बारे में. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन इन वास्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. तो ये सारे फीचर्स सबके हाइड्रोफाइट्स के, वाटर लविंग प्लांट्स जो होते हैं उनका रिडक्शन इन वास्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल, ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हाइड्रोफाइट्स के. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लोग देखते हैं क्या है. कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टेन डेजर्ट एनिमल्स. अब कंगारू रैट के बारे में बात करें. इसके पहले हमने डेजर्ट लेजर्ड के बारे में बात करी, अभी कंगारू रैट. ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, सो वेरी इंपॉर्टेंट. इनके फोर स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं. दे हैव डार्क कलर एंड हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन. ठीक है. सॉलिड यूरिन तो नहीं होता है, सो फर्स्ट नंबर इज नॉट करेक्ट. ठीक है. फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, ब्रीथ एट अ स्लो रेट टू कंजर्व वाटर एंड हैव देयर बॉडी कवर विद थिक हेयर्स. ठीक है. दे फीड ऑन ड्राई सीड्स एंड डू नॉट रिक्वायर ड्रिंकिंग वाटर. ये करेक्ट है. ठीक है. फिर उसके बाद दे एक्सक्रीट वेरी कंसंट्रेटेड यूरिन एंड डू नॉट यूज वाटर टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दीज टू आर करेक्ट. 2 and 3 इज करेक्ट. तो 2 and 3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी, 2 and 3 है करेक्ट. क्योंकि इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो ये 10% ऑफ फूड खाते हैं और 90% ऑफ वाटर. ठीक है. इनका फूड ज्यादा रहता है और इनके एक बॉडी में थिक कोटिंग होती है जिसकी वजह से वो मिनिमाइज कर लेते हैं इवेपोरेशन डिसिकेशन, मिनिमाइज कर लेते हैं. ठीक है. तो सेकंड नंबर क्या है, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर. तो ये तो ठीक ही है कि ज्यादा नहीं पानी पीते. ब्रीथ एट अ स्लो रेट टू कंजर्व वाटर एंड हैव बॉडी कवर विद थिक लेयर्स. ठीक है. दिस इज करेक्ट. और थर्ड वाला क्या है, दे फीड ऑन ड्राई सीड्स. ये भी इनको एक फीचर होता है, ड्राई सीड्स खाते हैं एंड डू नॉट रिक्वायर ड्रिंकिंग वाटर. तो कंगारू रैट के बारे में क्या पता चला हमको कि वो कम पानी पीते हैं. दे डू नॉट ड्रिंक वाटर. 10% फूड और 90% वाटर इनको मिलता है. दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, breathe at a slow rate to conserve water and do not require ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है. तो इनका मतलब 10% फूड जो 10% फूड से इनको पानी मिलता है. इसका मतलब ये है कि जो मतलब फूड खाते हैं ना उसी से इनको पानी मिल जाता है. ठीक है. तो इनका ये फीचर्स होता है. नाउ इनके थिक कोटिंग होती है तो ये मिनिमाइज कर लेते हैं इवेपोरेटिव डेसिकेशन. ठीक है. Now coming to the next question, annual migration does not occur in the case of. annual migration किसके केस में नहीं प्रेजेंट होता है, एनुअल माइग्रेशन प्रेजेंट होता नहीं है सैलमेंडर के, क्योंकि ये सैलमेंडर जो है ये क्या करता है, हाइबरनेशन करता है. ठीक है. और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, लिजर्ड लाइक टेल्ड एम्फीबिया है. ठीक है. लिजर्ड लाइक टेल्ड एम्फीबिया. तो और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अंडर स्टोन्स, लॉक्स एंड सर्विसेज. और इसको होता है सेमी टेरेस्ट्रियल. ठीक है. सेमी टेरेस्ट्रियल मीन्स कि वो दोनों एम्फीबिया है, मतलब कि लैंड एंड वाटर दोनों में प्रेजेंट होता है. तो सैलमेंडर के बारे में आपको पता होना चाहिए. ये हाइबरनेट करता है और एक लिजर्ड लाइक टेल्ड एम्फीबिया है. स्टोन्स के और लॉक्स में सर्विसेज ये सब जगहों पे प्रेजेंट होता है. ठीक है. नीचे ओवरलैप इंडिकेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे ओवरलैप्स क्या होता है, mutualism between two species, active cooperation between two species, two different parasites on the same host, या sharing of one or more resources between the two species. तो niche overlap जो होता है उसका करेक्ट आंसर ये है, sharing of one or more resources between the two species. ये एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट है niche overlap के लिए. नेक्स्ट इज पीपल 23, थोड़ा ध्यान से देखते हैं. People living at sea level. Sea level means ground level have around 5 million of RBC per cubic millimeter of their blood, whereas those living at an altitude to 5400 meters have around 8 million. ठीक है. This is because of at high altitude. ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सी लेवल पे इतना आरबीसी है, 5 मिलियन आरबीसी है, और हाई एल्टीट्यूड पे 5400 मीटर्स. अगर हाई एल्टीट्यूड है तो उसका 8 मिलियन है. ठीक है. तो ये किस वजह से आपको रीजन फाइंड आउट करना है. ठीक है. ए में पीपल ईट मोर न्यूट्रिटिव फूड देयरफॉर मोर आरबीसीज आर फॉर्म. ये तो गलत ही है स्टेटमेंट. पीपल गेट पॉल्यूशन फ्री एयर टू ब्रीथ एंड मोर ऑक्सीजन इज अवेलेबल. दिस इज आल्सो रॉन्ग. Atmospheric oxygen level is less and hence more RBCs are needed to absorb and require amount of oxygen to survive. So this is the correct लग रहा है. There is more UV radiation which enhances RBC production. So this is also wrong.
तो 23rd का इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि हमको पता है जब हाई एल्टीट्यूड होगा तो क्या होता है, वहाँ पे लेस डेंसिटी हो जाती है एयर की। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लो हो जाता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो अवेलेबिलिटी है वो भी लेस हो जाती है, इसलिए ज्यादा आरबीसीज चाहिए होते हैं हमको। ठीक है, ज्यादा आरबीसीज चाहिए होते हैं। तो ये अभी हम लोग पूरा इस बारे में बात कर चुके हैं। प्रीवियस एक क्वेश्चन आया था कि हाई लेवल पे डेंसिटी जो है लेस होती है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी लेस होता है, तो आरबीसीज अपने आप बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से कि ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की कम हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से ब्रीदिंग रेट हाई हो जाता है काफी लोगों का हाई अल्टीट्यूड्स पे। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। More than 70% of world's fresh water is contained in, so the correct answer is polar ice। ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल जितना भी वाटर है 97% वाटर पूरे भी वर्ल्ड का जितना भी प्रेजेंट है वो सलाइन है। ठीक है, 97%, 3% है फ्रेश। अब 3% में पूछ रहा है कि 70% कहाँ पे मिलेगा। तो 3% जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में, उसमें से जो 85% है वो पोलर आइस में प्रेजेंट है। ठीक है, ये अंटार्कटिक एरिया में ही होता है, पोलर आइस में। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गाइस, दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इकोलॉजी। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अपलोड करने का कोशिश करूंगी सो दैट आपका प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो गाइस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।